आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनुकरण। अनुकरण से क्या तात्पर्य है और यह मानव विकास में कैसे सहायक होते हैं। अनुकरण दोस्तों क्या होता है, अनुकरण जो विधि है ये शिक्षा की अच्छी योजना बनाने में किस प्रकार इसके बारे में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सब तमाम चीजें आज हम देखने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं सचिन बंसारे। और दोस्तों अनुकरण मतलब सीधी सिंपल सी बात, कॉपी करना, नकल करना, किसी की नकल उतारना। तो अनुकरण की प्रवृत्ति दोस्तों बात की जाए तो अनुकरण की प्रवृत्ति प्रायः सभी चेतन प्राणियों में पाई जाती है। सहानुभूति और निर्देश दोनों में अनुकरण प्रधान होता है। सहानुभूति में दोस्तों भावना का अनुकरण होता है, तो निर्देश में विचारों का अनुकरण किया जाता है। सहानुभूति में भावना का अनुकरण, तो निर्देश में विचारों का अनुकरण। अनुकरण में व्यक्ति दूसरों की क्रियाओं का अनुकरण करता है, मतलब दूसरों को क्या कर, जैसे आपने देखा होगा कि हम बड़े बड़े एक्टर इनको देखते हैं तो उनको देखकर, जैसे एक बीच में फिल्म आई थी तेरे नाम, तो तेरे नाम यानी कि सलमान खान जैसे सभी बच्चे क्या करते थे कि ऐसे मतलब कंघी करते थे। और जैसे नई कोई सी भी डिजाइन फैशन आती है तो उसके हिसाब से उसके कपड़े पहनने लग जाते हैं, उनके जैसे रहन सहन कर लेते हैं। जैसे किसी कोई आईएएस अधिकारी से प्रेरित हो जाता है तो वो आईएएस अधिकारी जैसे थोड़ा सा अपना पहनावा और रहन सहन थोड़ा सा कर लेता है। जैसे बात करें अभी एक बहुत बड़े सर है, यानी कि बात करें कि जो यूपीएससी की क्लासेस लगाते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, तो वो फिलोसॉफी में बहुत जाने माने सर है, शिक्षक है। तो उनको देख के भी कई लोग अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण में दोस्तों क्या होता है, व्यक्ति दूसरों की क्रियाओं का अनुकरण करता है, यानी कि कॉपी करता है। व्यक्ति तो अनुकरण से बहुत सी बातें सीखता है। उसके अलावा जैसे पशु पक्षी भी अनुकरण से बहुत सी बातें सीखते हैं। बंदर का अनुकरण बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, जैसे बोलना, चलना फिरना, उठना बैठना, हंसना, ये बातें अनुकरण से ही सीखता है। अनुकरण भी जो है दोस्तों, अनुकरण भी प्रवृत्ति से ही सामाजिक शिष्टाचार को सीखा जा सकता है। पशु गोधूली के समय जब लौटते हैं तो एक तो छलांग लगाते देखकर अन्य पशु भी छलांग मारने लगते हैं। ऐसे ही एक भेड़ जिधर को निकल पड़ती है, सभी भेड़ उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और अनुकरण की प्रवृत्ति दोस्तों स्वाभाविक है, हम जैसा करते हैं प्राय बालक भी वैसा ही करते हैं। यदि छोटे बच्चों को देखा होगा, यदि हम उनको मुस्कुरा के कुछ बात करते तो वो भी मुस्कुरा देते हैं। यदि हम उनको रोने की एक्टिंग बताएंगे तो वो रोने की एक्टिंग करेंगे। यदि उनको हम चलने या फिर कुछ ताली बजाने की बात करेंगे तो ताली बजाने की वो भी करेंगे। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, उसको देख कर नकल करना, वही अनुकरण होता है। तो मानव विकास में अनुकरण का प्रयोग क्या होता है, क्या योग होता है, उस बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे मानव जाति के विकास में अनुकरण द्वारा ही सामाजिक, सोशल जितने भी और मोरल वैल्यूज जो होती है, नैतिक और आचरण संबंधी विकास होता है। हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। मानव संस्कृति का विकास, प्रसार और संरक्षण अनुकरण की प्रवृत्ति द्वारा विशेष रूप से हो रहा है। हमारी प्राचीन संस्कृति के जो अवशेष आज भी इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमने उसका अनुकरण किया है। जितने भी कार्य होते हैं प्रारंभ में अनुकरण से सीखे जाते हैं। साइकिल चलाना, घोड़े पर सवारी करना, उठना बैठना, शिष्टाचार करना, या हम बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो ये भी हमने अनुकरण हमारे पिताजी से सीखा होगा, दादाजी से सीखा होगा। तभी जाकर आज भी वर्तमान में बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। सभी बातें हम वातावरण में अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। बच्चे लाठी का घोड़ा बनाकर बोल सकते हैं कि घुड़सवारी का अभिनय करने लगते हैं। वे खेल खेल में अनुकरण द्वारा बहुत सी समाजोपयोगी बातें सीख लेते हैं। और एक प्रसिद्ध विद्वान है जेम्स के अनुसार दोस्तों अनुकरण और आविष्कार रूपी दो पैरों पर मानव जाति सदा चलती आ रही है। जेम्स ने कहा है, क्या कहा है, अनुकरण यानी कि कॉपी नकल और आविष्कार रूपी दो पैरों पर मानव जाति सदा चलती रही है। इसके अलावा दो प्रसिद्ध विद्वान हैं, डेवर और मैकडूगल। ये दो विद्वान हैं, प्रसिद्ध विद्वान समाजशास्त्री। तो इन्होंने भी कहा है कि बालकों द्वारा अधिगम की क्रिया को अनुकरण का परिणाम मानते हैं। यदि व्यक्ति प्रारंभ से ही बड़ों का अनुकरण न करे तो यह बड़े गंभीर ज्ञान से वंचित रहेगा और अज्ञानी ही बना रहेगा।
बालकों में अनुकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है, इसलिए बाल प्रौढ़ों की अपेक्षा अनुकरण द्वारा अधिक सीखते हैं। अनुकरण का वर्गीकरण एवं प्रकार। तो बात करें कि अब यहाँ पर हम अनुकरण में वर्गीकरण एवं प्रकार को समझेंगे कि मैकडूगल के अनुसार वर्गीकरण की बात करें तो मैकडूगल अनुकरण को 5 भागों में विभक्त करता है। इनमें 3 प्रकार प्रधान है और 2 प्रकार गौण माने जाते हैं। प्रधान मतलब जिसकी कोई न कोई वैल्यू हो, जिसका बल पड़े, वो 3 है। और जिनके ऊपर ज्यादा बल नहीं पड़ता, जो अर्थहीन माने जाते हैं यानी निरर्थक माने जाते हैं, उनको गौण कहते हैं। तो जैसे प्रधान अनुकरण की हम बात करें कि कौन कौन से है, तो सहज अनुकरण है, दूसरा विचारजन्य अनुकरण है, तीसरा विचार पूर्वक अनुकरण है। ये दोस्तों तीनों प्रधान है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि गौण जो है वो विचार रहित अनुकरण है, निरर्थक अनुकरण है। तो हम ये पांचों की बात एक एक करके करने वाले हैं। जैसे बात करें हम सहज अनुकरण की, तो सहज अनुकरण में दोस्तों क्या होता है कि बालक हमें हंसता देखकर हंसने लगता है, रोते देखकर वह भी रोने लगता है। ऐसे ही यदि हम मारने के लिए हाथ घुमाते हैं तो बालक भी वैसे ही हाथ घुमाने की चेष्टा करता है। ऐसी जो अनुकरणात्मक क्रियाएं सहज अनुकरण की क्रियाएं कही जा सकती है। सहज अनुकरण में सहानुभूति का पुट होता है और यह अधिकतर शेषों में ही किया जाता है। मतलब छोटा बच्चा शिशु अवस्था में होता है। हम यदि हंसने लगे तो वो भी हंसने लग जाएगा, यदि हम रोते हैं तो वो भी रोने लग जाएगा, यदि हम उसको मारने की चेष्टा करेंगे हाथ घुमाने की तो वो भी हमें मारने की चेष्टा करेगा। ये बच्चों की सहज अनुकरण कहा जाता है। आगे दूसरा पॉइंट है विचारजन्य अनुकरण। किसी नर्तक या नट या घुड़सवार को देखकर दर्शक के मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और वह उनके अनुरूप आचरण बदलने के लिए या करने के लिए प्रयत्नशील होता है। जैसे घुड़दौड़ में दर्शक किसी घुड़सवार को जीतता देखते हैं तो खुश होते हैं, परंतु वह पिछड़ता दिखता है तो उसकी सहानुभूति में बढ़ो और बढ़ो जैसे शब्दों को कहने लगते हैं। विचारजन्य अनुकरण मानसिक होता है, परंतु इसका प्रभाव शारीरिक अवयव की गति पर पड़ता है। तभी तो ऊंची कूदने वाले सहानुभूति से हम उछल पड़ते हैं। उछल पड़ना शारीरिक अवयव की क्रिया है। इसी अनुकरण से व्यक्ति विषाद, हर्ष, विनय और धृष्टता आदि के प्रदर्शन को सीख लेता है। जैसे हम क्रिकेट टीम में देखते हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं और इंडिया खेल रही है, और जब क्रिकेट टीम में लास्ट में चल रहा है मैच और 6 गेंद की जरूरत है, 6 रन की आवश्यकता है 1 गेंद पर, तो हम जोर जोर से बाने टीवी देखते हैं तो बाहर से चिल्लाते हैं कि 6 मारो 6 मारो 6 मारो। तो हमारी मानसिक रूप से है, और यदि हारने की इस पर आ जाते हैं तो हमारा दिमाग अलग चलने लग जाता है, विषाद उत्पन्न होने लग जाता है, भय उत्पन्न होने लग जाता है। तीसरा अनुकरण है जो है विचार पूर्वक अनुकरण। यह अनुकरण विचार के बाद होता है। व्यक्ति मस्तिष्क की गति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और सोच समझकर अनुकरण करता है, परंतु यह अनुकरण तभी संभव है जब रुचियां जागृत हो जाती। इस प्रकार के अनुकरण से किसी आदर्श को पूरा किया जाता है। अब गौण अनुकरण की बात करें। गौण अनुकरण में दोस्तों जैसे मैंने कहा विचार रहित अनुकरण, तो यह अनुकरण अबोध बालकों में तर्क शक्ति विहीन व्यक्तियों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति न तो किसी आदर्श से प्रेरित होता है और न उसे किसी सिद्धांत का ही विशेष ज्ञान होता है। यह अनुकरण बाह्य दृश्य से प्रभाव से बिना किसी कारणवश हो जाता है। निरर्थक अनुकरण की बात करें, जो लोग अज्ञानी और अबोध होते हैं या कोमल शिशु होते हैं, उन्हीं के द्वारा यह अनुकरण किया जाता है। किसी को हंसता देखकर वे स्वयं भी खिलखिलाने लगते हैं। इसमें कोई ज्ञानात्मक या भावनात्मक आधार नहीं होता, इसलिए यह शुद्ध अनुकरण कहा जा सकता है। इसके अलावा अनुकरण की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, तो बालक की दृष्टि से अनुकरण का बहुत बड़ा महत्व है। बालक के प्रारंभिक विकास में अनुकरण का बहुत बड़ा हाथ रहता है। एक बालक अपनी सभी क्रियाएं अनुकरण द्वारा सीखता है। इस अवस्था में बालक के अनुकरण प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह अनजाने में अपने वातावरण में अनेक बातें सीख जाता है। उसका अनुकरण अज्ञात अथवा अचेतन होता है। बालक अपने घर या स्कूल के वातावरण में पूर्णतः रंग जाता है। इस दृष्टि से स्कूल का वातावरण सद्भावपूर्ण होना अति आवश्यक है। अचेतन अनुकरण में अच्छाई तथा बुराई का कुछ ध्यान नहीं रहता। यदि स्कूल का वातावरण दूषित है तो बालक भी उसी प्रकार के रंग में रंग जाएगा। यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि बालक स्कूल में अपने अध्यापक के पद चिन्ह पर चलने का प्रयत्न करता है। यदि अध्यापक चाहे तो बालकों के सम्मुख एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सकता है।
शिक्षा में सप्रयत्न अनुकरण का भी उतना ही स्थान है जितना कि अचेतन अनुकरण का, परंतु इस प्रकार का अनुकरण प्रारंभिक अवस्था में संभव नहीं। यह तो तभी हो सकता है जब अनुकरण की गई वस्तु में बालक की रुचि हो। यह रुचि अनुभव के आधार पर विकसित होती है। सप्रयत्न अनुकरण को उस समय भी असंभव है जबकि बालक अनुकरण की गई वस्तु के फल से प्रभावित हुआ हो। कुछ भी हो, परंतु इतना सत्य है कि सप्रयत्न अनुकरण शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साधन है। स्कूल में सप्रयत्न अनुकरण के अनेक अवसर होते हैं। भाषा में शुद्ध ध्वनि, हस्तलेख, रेखाचित्र, नमूने बनाना, शारीरिक शिक्षा आदि में सप्रयत्न अनुकरण का ही सहारा लेना पड़ता है। अध्यापक को चाहिए कि जो कुछ वह भाषण द्वारा बतलाना चाहता है उसे करके दिखलाए ताकि बालकों को अनुकरण करने का उचित अवसर मिल पाए। तो अनुकरण की दोस्तों शिक्षा में उपयोगिता है। जैसे आपको एक बात बताऊं कि सिकंदर के गुरु थे जिनका नाम था अरस्तु, और अरस्तु उनको बहुत अच्छी शिक्षा देते थे कि दार्शनिक शिक्षा देते थे कि कभी युद्ध न करना, कभी लोगों के ऊपर करुणा करना, दया रखना, अच्छी अच्छी बातें समझाते थे सिकंदर को। लेकिन वो क्या करते थे, साइरस और एक हरक्यूलियस करके राजा हुआ करते थे, उनकी चोरी चुपके किताबें पढ़ते थे, जिससे उनका मन यही होता था कि वो भी विश्व विजेता बने। तो यहाँ पर दोस्तों मतलब सिकंदर ने अनुकरण किया, यानी कि कॉपी नकल पेस्ट किया हरक्यूलियस राजा को और एक और साइरस नामक राजा को। तो वो युद्ध करते करते भारत भूमि तो नहीं पहुंचा, व्यास नदी के किनारे से ही वापस लौट गया, क्योंकि सबसे पहले आता है तो भारत में खैबर दर्रा से, तो वहां आता है तो सबसे पहले उसको हस्ती या एस्टर जनजाति मिलती है। इसके बाद रानी किलियोफिस मस्कट किला आता है, वहां भी सबसे पहले महिलाओं ने भाग लेती है और सिकंदर को पसीना ला देती है। इसके अलावा फिर इसके बाद झेलम नदी जैसे ही क्रॉस करते हैं तो राजा पुरु या पोरस मिलता है। पोरस के बाद आगे चलकर उनको कत्था जनजाति मिलती है। तो और व्यास नदी पर आते हुए सिकंदर को बिल्कुल स्पष्ट मना कर देती है सेना, जिनके थल सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति थे निर्याकस। ये स्पष्ट मना कर देते हैं कि अब हमसे आगे जाते बनता नहीं है। तो व्यास नदी के किनारे पर अग्नि वेदिकों का निर्माण करते हुए सिकंदर वापस चले जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी इतिहास की। आप इतिहास जब मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है इतिहास की, सिकंदर की। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।